गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकाश, इस चैप्टर में मैंने कल आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। अब मैं आज आपको कांच की समांतर पट्टी द्वारा अपवर्तन समझाता हूँ। जरा ध्यान से समझेंगे। ये एक कांच का एक टुकड़ा है जो लगभग आयताकार है, जो वायु में रखा हुआ है। ये वायु है और ये कांच है, ठीक है। अब प्रकाश की कोई किरण इस पर आपतित होती है। ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वायु विरल है, कांच सघन है, तो इसका जो पथ होगा वो इस प्रकार होना चाहिए। लेकिन जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इससे थोड़ा अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण झुककर जाएगी और जब यहाँ पर आएगी और इस पट्टी से बाहर निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर अभिलंब लेते हैं, आपतन बिंदु हो गया। प्रकाश की किरण का मार्ग कुछ इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, थोड़ा दूर हो जाएगी। वो हमें इस प्रकार ये जाएगी। तो अगर जो आपकी आपतित किरण है, अगर उसका मार्ग देखा जाए, उसे मैं आगे बढ़ाता हूँ उस मार्ग को, तो हम ये पाते हैं कि जो निर्गत किरण है और आपतित किरण का जो मूल मार्ग है वो एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है बच्चों। तो इससे हमें पता लगता है यदि प्रकाश की किरण कांच के टुकड़े पर अभिलंबवत आए, ये तो एक कोण पर आई थी, ये कांच का टुकड़ा है, इस पर प्रकाश किरण अभिलंबवत आएगी तो क्या होगा? तो बच्चों उसमें अपवर्तन नहीं होगा, बल्कि वो सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए। जो उसका मुख्य मार्ग है उसी पर वो वापस इसी प्रकार से आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों का मार्ग समान होगा अगर लंबवत आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कांच की समांतर पट्टी द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाया है। अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। मान लिया ये एक विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, ये आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण है, कल भी आपको समझाया था। आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दें, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। इसे अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। ये इसका मूल मार्ग है जिस पे वो जा रही है, लेकिन आप जानते हैं विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे आप अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। और यहाँ पर जो कोण बनता है इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, मैंने कल भी समझाया। अब पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम, दोबारा सुन लो। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, जिया मतलब साइन, SIN, साइन। अब बच्चों भी आप छोटी क्लास में आपको पता नहीं साइन क्या होता है, तो इसे आप ऐसे ही याद कर लें। आपतन कोण की जिया साइन I और
अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, इनका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। इनका अनुपात हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। तो दूसरा नियम एक बार फिर सुन लीजिए, क्या कहता है कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात नियत रहता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब बच्चों, इस नियतांक को हम एक चीज और भी कहते हैं, इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। 1 and 2, पहले माध्यम, मान लीजिए पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई माध्यम कितना घना है या कितना विरल है, उसकी माप को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो एक तो अपवर्तनांक ज्ञात करने का ये सूत्र आपको पता लग गया। दूसरा एक सूत्र और भी है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात होगा? वो ज्ञात होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब जहां कुछ नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में, जिस माध्यम का आप निकाल रहे हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये निर्वात में प्रकाश की चाल से इसकी तुलना की जा रही है। अब आता है कि ये जो अपवर्तन देखा आपने, उसमें मैंने कुछ घटनाएं बताई थी कि पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, पानी में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो आइए समझते हैं। मान लिया ये इसमें एक पेंसिल है, इसमें पानी है, जहाँ पानी होता है वहाँ पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, जरा सुन लीजिए। जैसे मान लिया यहाँ सामने से कोई देख रहा है, यहाँ पर नेत्र है, नेत्र, ये आँख, यहाँ से देख रहा है कोई, तो आप ये जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये चली प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरणें मैं भेजता हूँ, ये प्रकाश किरणें चली। अब जब ये सघन से, अब यहाँ पर अभिलंब है, ये सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी इधर हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। थोड़ा सा और दूर दिखा देता हूँ मैं, फिर नेत्र को मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। ये नेत्र है कोई यहाँ पर, ये थोड़ा सा दूर हट जाएगी। ये भी जब चलेगी, अब इस अभिलंब को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा दूर हो जाएगी। और जब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने पर ये यहाँ मिलेंगी, पेंसिल फिर हमें यहाँ इस तरीके से टेढ़ी दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। इसके बाद ये जो सिक्का है पानी का, पानी में जो सिक्का हुआ पड़ा था, वो भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा था। क्यों ऊपर दिखाई दे रहा था, उसको भी देख लीजिए। जैसे कोई टब है और उसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ इसमें ये सिक्का पड़ा हुआ है, इसमें पानी है, तो सिक्का थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, मान लीजिए नेत्र से कोई इसको देख रहा है, ये ऊपर एक नेत्र है, तो यहाँ से जो ये किरणें जब चलेंगी, प्रकाश की किरणें चली,
तो आप जानते हैं सघन से विरल में जाएंगी तो ये फैल जाएंगी, दूर हो जाएंगे अभिलंब से, और जब इन्हें मिलाया जाएगा पीछे की तरफ तो ये यहाँ मिलेंगे। सिक्का हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, इसलिए सिक्का अपवर्तन के कारण ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार तारों का टिमटिमाना है। तारे जो टिमटिमाते हैं उसका कारण क्या है? उसका ये कारण है बच्चों कि जब रात में तारे दिखाई देते हैं तो जो वायु है उसकी जो सघनता है या विरलता है वो हर जगह एक जैसी नहीं है, और वायु बहती रहती है। तो कभी हमारी आंखों के सामने सघन वायु आती है, कभी विरल वायु आती है, जिसके कारण तारे से आने वाला जो प्रकाश है वो कभी हमारी आंख पर अपवर्तित होता है तो कभी आंख से दूर हो जाता है, जिसके कारण कभी प्रकाश आंख पर ज़्यादा आता है तो कभी कम आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा इस क्लास में। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।